पुनः सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें आपके 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, अथवा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। 20 में पूछा गया है, 14, 15, 16, 17, 18 पूछा गया है। फिर वही परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 19 में अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसे से कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो पहले देखिए कि ध्रुवण क्या होता है, परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, तो परावैद्युत ध्रुवण से क्या समझते हैं, देखिए परावैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में धनावेशों व ऋणावेशों का आपेक्षिक विस्थापन होता है। आपेक्षिक विस्थापन होता है, तो परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण कहलाता है। तो परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण कहलाता है। तो ये था कि हमारा परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में धनावेशों व ऋणावेशों का अपेक्षिक विस्थापन होता है, तो परावैद्युत पदार्थ ध्रुवण कहलाता है। तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। अब आगे है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो हमारी समान निकालना है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक की गणना। अब हमें समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक की गणना करनी है। अब देखिए
यहाँ पर हम दो प्लेटें मान लेते हैं। माना हमारी दो प्लेटें हैं, एक्स वाई दो प्लेटें ले लेते हैं। माना ये हमारी दो प्लेटें हैं, एक्स वाई, मान लीजिए हमारी प्लेट है एक्स और दूसरी प्लेट है वाई। इनको हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। इनको हम कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। इनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ के रखा हुआ है, परावैद्युतांक के हैं। इस एक्स प्लेट को आवेशित करने के लिए कोई सुचालक तार जोड़ देते हैं, कोई सुचालक तार जोड़ देते हैं। अब देखिए, जब इसको हम सुचालक तार से एक्स प्लेट को जोड़ते हैं तो जब इसको हम आवेशित करते हैं तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर प्लस आवेश आ जाता है। प्रेरण की घटना से वाई प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। वाई सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। वाई सतह का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, वाई सतह का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे हमारा आवेश समाप्त हो जाता है, जिससे हमारा जो वाई आवेश है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमारी दोनों प्लेटें, पहली प्लेट एक्स प्लेट धनावेशित और वाई प्लेट ऋणावेशित हो जाती है, जिससे बीच का क्षेत्र वैद्युतमय हो जाता है, जिससे इसके बीच पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से इसके बीच जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इसके बीच पोटेंशियल आ जाता है। उस पोटेंशियल की हम गणना कर लेते हैं। तो चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार ये हमारा फिगर है। चित्रानुसार एक्स तथा वाई, चित्रानुसार एक्स तथा वाई दो समतल प्लेटें, दो समतल प्लेटें डी दूरी पर रखी हैं, डी दूरी पर रखे हैं, जिनके मध्य डी दूरी पर रखी हैं, जिनके मध्य परावैद्युतांक, इनके मध्य परावैद्युतांक, इनके मध्य परावैद्युतांक के हैं, इनके मध्य परावैद्युतांक के हैं। जब एक्स प्लेट को सुचालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, तो जब एक्स प्लेट को सुचालक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो प्लेट वाई प्रेरण की घटना द्वारा तो प्लेट वाई प्रेरण की घटना द्वारा आवेशित होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तथा वाई सतह पर प्लस
आवेश उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश हो जाता है, इस पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है। वाई प्लेट की बाह्य सतह पर प्लस आवेश हो जाता है, जिसको भू संपर्कित कर देते हैं। जैसे बाह्य सतह का जो आवेश है पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आने के कारण निरावेशित हो जाता है। तो प्लेट वाई प्रेरण की घटना द्वारा आवेशित होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तथा बाह्य सतह का प्लस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह का प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण निरावेशित हो जाता है, क्योंकि वाई प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A व आवेश घनत्व सिग्मा हो तो आवेश घनत्व सिग्मा हो तो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर तो प्रत्येक प्लेट पर पहले हम लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो प्रत्येक प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। चूँकि सिग्मा बराबर क्यू अपान एक, इसलिए हमारा वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाता है, सिग्मा का मान रख देते हैं तो क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। तो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। घनत्व हो तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना, वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, इसलिए E बराबर क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसके बीच मध्य वैद्युत क्षेत्र मालूम हो गए, तो वैद्युत क्षेत्र आने से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब हम पोटेंशियल की गणना कर लेते हैं। इसलिए यदि प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभव V हो तो V बराबर E इंटू डी होता है। V बराबर E इंटू डी, तो E का मान रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा V बराबर हो जाएगा, E का मान हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा पोटेंशियल हो जाता है। यहाँ हमने K का मान रख दिया, E का मान रखने पर अब धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपान V। तो धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपान V। अब V का मान यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा C बराबर Q
Q अपॉन C बराबर Q अपॉन V, V का मतलब हो जाएगा Q D अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा Q से Q कट जाएगा। इस प्रकार हमारा C बराबर हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही हमारी संधारित्र की धारिता हो जाएगी। जो संधारित्र है तो ये हमारी धारिता हो जाएगी। निर्वात में K बराबर 1 होने पर ये हमारा जो C हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के हो जाएगा। अब हमारी जो धारिता होती है वो धारिता किन किन बिंदुओं पर निर्भर करती है? तो धारिता हमारी देखा जाए 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं धारिता की निर्भरता। पहली निर्भरता क्या है? C प्रोपोर्शनल टू A। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता घटेगी, क्योंकि C जो है क्षेत्रफल के समानुपाती है। दूसरी बात है C प्रोपोर्शनल टू K। अगर परावैद्युतांक रखा होगा तो धारिता बढ़ जाएगी, K का मान कम होगा तो धारिता घट जाएगी, क्योंकि समानुपाती है। और तीसरी निर्भरता है C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाना व्युत्क्रमानुपाती है, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। इस तरह से प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसके बीच परावैद्युतांक पदार्थ डाल करके संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है, और प्लेटों के बीच की दूरी कम करके संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले डेरिवेशन की ओर। तो अगला डेरिवेशन है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 11, 14, 16, 22 में पूछा गया है। यहाँ 23 में भी दिखा रहा है, किसी सेट में 23 में बीवी सेट में भी दिखा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। तो देखिए, हम कोई एक वो ले लेते हैं, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 खंडों में। अब है कि बायो-सेवर्ट की सहायता से, अब बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? जब किसी धारावाही चालक में कोई धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे हमारा जब कोई धारावाही चालक में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा होता है μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम होता है। बायो-सेवर्ट का नियम है ये, बायो-सेवर्ट का नियम। इस नियम की सहायता से हमें कुंडली के केंद्र पर, इस सूत्र की सहायता से हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी कोई कुंडली है, L लंबाई का हम एक तार ले लेते हैं जो R त्रिज्या को मोड़ कर एक कुंडली बना देते हैं। तो L लंबाई के तार को हमने मोड़ करके एक R त्रिज्या की कुंडली बना दी है। ये अब यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या सपोज करिए R है, ये तार की लंबाई हमारी L थी जिसकी त्रिज्या हमारी R हो गई। इसमें मान लीजिए सपोज करिए ये धारा बह रही है, इधर को धारा ये जो है इसमें इधर को बह रही है, जो धारा बह रही है I धारा बह रही है। अब देखिए उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर हों
और धारा अंगूठा धारा की दिशा में हो तो हथेली पर बल लगने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अपवर्ड दिशा में होगा। कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके लिए हमारा व्यंजक होगा, तो यहाँ पर हमारा हेडिंग हो जाएगा कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना माना L लंबाई के तार को मोड़कर R त्रिज्या की एक कुंडली बनाते हैं, जैसा चित्रानुसार प्रदर्शित है। अब देखिए इस कुंडली को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी कुंडली है, ये हमारी कुंडली को हमने, ये हमारी कोई कुंडली थी। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ये अल्पांश, इस अल्पांश को हम कह देते हैं डेल्टा, क्योंकि वायु सेवट सामने अल्पांश, किसी अल्पांश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया था। तो इस अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सपोज करिए वो हमारा V1 होता है। फिर अगला अल्पांश ले लेते हैं डेल्टा L2, तो ये डेल्टा L1 हो जाएगा। फिर अगला डेल्टा L2 हो जाएगा, फिर अगला डेल्टा L3 हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे अल्पांशों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा चित्रानुसार प्रदर्शित है, यदि तार की लंबाई को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दें तो डेल्टा L1 अल्पांश के कारण तो डेल्टा L1 अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, इसको हम डेल्टा B1 कह देते हैं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा L1 साइन थीटा अपान R स्क्वायर। देखिए सेंटर से दूरी R है तो R हो जाएगी। इस अल्पांश के कारण L1 हो जाएगा। मान ली इस अल्पांश को हम डेल्टा L2 मान लेते हैं, इस अल्पांश को हम डेल्टा L3 मान लेते हैं। इसलिए डॉट डॉट करके इस तार के L लंबाई के तार को हम डेल्टा L1 अल्पांशों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये L1 अल्पांश के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया।
अब ये जो अल्पांश हैं ये अल्पांश वृत्त की परिधि पर हैं, इसलिए ये प्रत्येक अल्पांश क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्योंकि जो परिधि होती है वो केंद्र पर सदैव लंब होती। अगर सेंटर से किसी परिधि पर रेखा खींची जाए तो सदैव लंब होती है। तो चूंकि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए हमारा अल्पांश डेल्टा B1 बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई I डेल्टा L1 अपान R स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार डेल्टा L2 कामा डेल्टा L3 डॉट अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B2 उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B2 कामा डेल्टा B3 एंड सो ऑन हो तो हमारा हो जाएगा डेल्टा B1 ये हो गया, डेल्टा B2 बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई I डेल्टा L2 बटे R स्क्वायर के। इसी तरह डेल्टा B3 बराबर हमारा हो जाएगा, μ0/4 पाई I डेल्टा L3 अपान R स्क्वायर डॉट करके। यदि कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी हो, यदि कुल उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो यदि केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र B हो तो B बराबर हमारा हो जाएगा। अभी इन अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो B बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3 प्लस डॉट। अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने में देख रहे हैं μ0/4 पाई इंटू I अपान R स्क्वायर समय कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा डेल्टा L1 प्लस दूसरे से मिलेगा डेल्टा L2 फिर डेल्टा L3 प्लस डॉट। ये हमारे n टाइम्स अल्पांश होंगे। अब ये जो अल्पांश होंगे ये कुल परिधि को व्यक्त करते हैं, इसलिए चूंकि 4 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डॉट बराबर किसको बताएंगे, परिधि को, बराबर परिधि के। तो ये परिधि को निरूपित करते हैं, और परिधि हमारी कितनी होती है, परिधि हमारी 2 पाई R के बराबर होगी। इसलिए इन अल्पांशों का मान हम 2 पाई R रख देंगे, इसलिए हमारा B बराबर हो जाएगा हमारा μ0/4 पाई I अपान R स्क्वायर इंटू इसकी जगह हम रख देंगे 2 पाई R। अब R स्क्वायर से एक R कट जाएगा, और स्क्वायर से एक R कटेगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। इस तरह से कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा
μ0/2 I, नीचे एक R बचेगा। ये हमारा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। B बराबर μ0/2 I/R। यदि कुंडली n फेरों से बनी हो, यदि कुंडली तार के n फेरे लपेट कर बनाई जाए, n फेरे लपेट कर बनाई जाए तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा हो जाएगा μ0/2 NI/R। ये हमारा हो जाएगा। दिशा हमारी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगर इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर इस दिशा में प्रवाहित करेंगे तो उल्टा हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। इस तरह से आपका बोर्ड में कई बार डेरिवेशन आया है। 23 में भी दिखा रहा है और लगातार दिखा रहा है, 22 में दिखा रहा है, 17 में दिखा रहा है। तो बहुत ये भी इम्पोर्टेंट व्यंजक हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला डेरिवेशन होगा हमारा, अगला होगा आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। 12 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया। फिर अगला है क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण h न्यू बराबर ½ mv² प्लस h न्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए। देखिए 11, 12, 13, 15, 16, 17 कितने बार पूछा गया। फिर प्रकाश वैद्युत ऊर्जा संबंधी समीकरण लिखिए। अधिकतम ऊर्जा के भी वर्ण कीजिए। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति समझाइए। तरंग की प्रकृति नहीं, प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश सिद्धांत समीकरण लिखिए। तो प्रकाश की समीकरण पूछी गई है। कार्यफलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति की भी व्याख्या कीजिए। तो कार्यफलन और देहली आवृत्ति भी पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह से प्रकाश वैद्युत समीकरण हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बार अक्सर पूछी जाती रहती है। 1 साल के बाद जो है ये हमेशा पूछी जाती रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखिए प्रकाश वैद्युत, तो देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब क्या होता, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है या सूर्य से आने वाला प्रकाश पड़ता है, h प्रकाश, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से
इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी धातु की सतह पर सूर्य से आने वाला प्रकाश HNU प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की जो घटना है उसको हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इस प्रभाव द्वारा हमें आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या करनी है। तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण। तो आइंस्टीन साहब ने क्या बताया था? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत संबंधी समीकरण। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश, क्वांटम सिद्धांत से अब क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम सिद्धांत द्वारा ये कहता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत से सूर्य से आने वाला प्रकाश, क्वांटम सिद्धांत से सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है। क्वांटम सिद्धांत से सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में आता है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hν, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hν होती है। जहाँ h प्लांक नियतांक तथा ν प्रकाश की आवृत्ति है।
जहाँ न्यू प्लांक नियतांक होता है तथा यहाँ एच प्लांक नियतांक होता है तथा न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। यह ऊर्जा का उत्सर्जन, यह है धातु से ऊर्जा का एच न्यू के रूप में उत्सर्जन सतत न होकर असतत होता है, मतलब लगातार नहीं होता, असतत होता है तथा यह ऊर्जा एच न्यू के पूर्ण गुणक के रूप में तथा यह एच न्यू के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। जैसे एच न्यू कामा 2H न्यू कामा 3H न्यू डॉट डॉट, इस तरह से ये पूर्ण गुणक के रूप में होता है, आंशिक रूप में नहीं होता। एच न्यू के आंशिक गुणक के रूप में नहीं होता, आंशिक गुणक के रूप में नहीं होता है, आंशिक गुणक के रूप में नहीं होता है। तो ये जब भी प्रकाश आता है तो हमेशा पूर्ण गुणक के रूप में आता है, आंशिक रूप में नहीं होता है। एच न्यू के रूप में होगा, 2H न्यू होगा, 3H न्यू होगा, तो ये एच न्यू के ऊर्जा के बंडल या पैकेट कहलाते हैं। अब ये जब प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, तो देखिए जब ये प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है, जैसे मान लीजिए हमारी धातु की कोई सतह है, ये धातु की सतह है, इस धातु पर की सतह पर जब एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटान आकर के गिरता है, एच न्यू ऊर्जा फोटान जब इस पर जाता है तो यह इस धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है और स्वयं अस्तित्व विहीन हो जाता है। और अब धातु की सतह का जो इलेक्ट्रॉन है इस ऊर्जा को पा करके दो कार्य करता है, एक अंदर से इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने में भी करता है, जिसको हम कार्य फलन कहते हैं, और फिर उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हमारा आपतित फोटान है, ये हमारा आपतित फोटान है। तो आपतित फोटान क्या होता है, जब कोई आपतित फोटान किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे करके स्वयं अस्तित्व विहीन हो जाता है। तो इस बात को लिख देते हैं, गुणक के रूप में होता है। जब चित्रानुसार, चलिए चित्रानुसार जब एच न्यू ऊर्जा का फोटान, चित्रानुसार जब एच न्यू ऊर्जा का फोटान, एच न्यू ऊर्जा का फोटान धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को
तो धातु की सतह में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देकर स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है, स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है तथा दो धातु की अवस्था में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देकर स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है तथा वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर दो कार्य करता है। नंबर 1, कुछ ऊर्जा को धातु के अंदर से पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय करता है जिसे कार्यफलन कहते हैं। तो ये कार्यफलन हमारा W होता है, तो ये W हमारा होता है h0 के बराबर होता है, तो इस रूप में भी करता है। नंबर 2, तथा शेष ऊर्जा को पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में गतिज ऊर्जा उसको हम कह देते हैं, वो गतिज ऊर्जा मान लीजिए EK है, गतिज ऊर्जा EK प्रदान करने में व्यय करता है। तो इस तरह से हमारा जो HNU होता है, HNU की ऊर्जा होती है वो दो कार्य करती है, कुछ ऊर्जा को कार्यफलन के रूप में व्यय करती है और कुछ ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान करती है। अर्थात क्या होता है, HNU ऊर्जा जो होती है वो हमारी कुछ ऊर्जा कार्यफलन W के रूप में व्यय होती है और कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के रूप में व्यय होती है। तो इस तरह से हमारे दो कार्य होते हैं। यदि ये हमारा हो जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्स स्क्वायर हो तो हमारा जो EK है वो EK बराबर हमारा हो जाएगा, तो EK बराबर हमारा हो जाएगा 12mv मैक्सिमम स्क्वायर के, जहाँ हमारा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तथा W हमारा h0 है, इसलिए हमारा हो जाएगा h0 बराबर h0 प्लस 12m
वी मैक्सिमम स्क्वायर के मैक्सिमम स्क्वायर। अब ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमें ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। एच कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से हमारा हो जाता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच कॉमन हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट के। यही हमारी आइंस्टीन समीकरण है। तो यही आइंस्टीन समीकरण है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, बोर्ड परीक्षा में हर एक वर्ष गैप के बाद ये आती रहती है। तो आई होप समझ गए होंगे, इसको देख करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और अपने साथियों में शेयर भी करते रहें। तो अगला डेरिवेशन होगा, अगला डेरिवेशन है हमारा, तो नोट करते हो तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन हमारा होगा, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरक L धारा C तथा प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर I स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर है तथा tan फाई बराबर इतना है, यहाँ फाई धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर है। तो ये क्वेश्चन LCR सर्किट का भी बहुत पूछा जाता है, 2020, 22, 16 तो अक्सर ये भी आता रहता है। तो देखिए इसका डेरिवेशन देखिए, तो हमारा एक LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट की हमें प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, LCR सर्किट का हमें कलांतर भी ज्ञात करना है। तो LC तथा R परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक, LC तथा R परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। अब देखिए इसमें LC उसके बाद R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ये हमारा L है, ये हमारा C है, ये हमारा R है। LCR को एक प्रत्यावर्ती को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ देते हैं। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से हमने जोड़ दिया। धारा प्रवाहित होने पर यदि L के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V L हो तथा C के सिरों में उत्पन्न विभवांतर VC और R के सिरों में उत्पन्न विभवांतर VR हो, तो देखिए ये हमारा चित्र हो गया। तो चित्रानुसार प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर
एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से सिद्धांतानुसार प्रेरक टेल संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। यदि धारा प्रवाहित होने पर L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC तथा R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR हो तो धारा I व VR तो धारा I व VR के साथ समान कला में तो धारा I एक कामा कर देते हैं। तो धारा I चलिए ये तो धारा I VR के साथ समान कला में होती है तथा VL धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है तथा VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चगामी होता है। जैसा चित्र से स्पष्ट है। तो देखिए क्या स्पष्ट है। देखिए हमारी जो धारा होती है, ये हमारी जो धारा है I, ये VR से समान कला में होती है। VL जो होता है उसे 90 अंश अग्रगामी होती है। VC से जो VC है वो धारा I से 90 अंश पश्चगामी होता है। जो VC हमारा 90 अंश पश्चगामी होता है। इस तरह से हमारा ये फिगर है। ये VC हमारा हो गया। तो ये हमारी देखिए I और VR समान कला में होते हैं, इसी बात को हमने लिखा है। VL विभवांतर L के सिरों में उत्पन्न विभवांतर I से 90 अंश देखिए अग्रगामी है और VC जो है I से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो यदि VL और VC का परिणामी VL माइनस VC मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो जाए, ये मान लीजिए VL माइनस VC इस डायरेक्शन में हो जाए, तो इसका जो परिणामी विभवांतर होगा
वो हमारा परिणामी विभवांतर ये हो जाता है। ये हमारा परिणामी विभवांतर ये परिणामी विभवांतर अगर हमारा v हो, ये v हो, तो ये हमारा परिणामी विभवांतर v जैसा चित्र से स्पष्ट है। तो यदि VL व VC का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC हो, तो यदि VL और VC का VL या VC का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC हो, तो VL माइनस VC व VR का परिणामी V लेने पर चित्रानुसार अब देखिए क्या होता है। पहले VL और VC क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका विभवांतर हमेशा उनके डिफरेंस के बराबर होता है। मान लिया हमने उसका डिफरेंस अब VL माइनस VC है, तो इस VL माइनस VC ये डिफरेंस हो गए, ये तो एक वेक्टर हमारा ये हो गए, और VR वेक्टर हमारा ये है। ये देखिए VR हमारा इस डायरेक्शन में वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है। अब ये VR और VL माइनस VC इन दोनों को जो परिणामी विभवांतर ये हमारा V इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। सपोज करिए ये तो ये B हमारा, ये B बराबर क्या हो जाएगा, ये B बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए B बराबर हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसलिए ये V बराबर हमारा हो जाएगा, V बराबर VR हमारा होता है IR के, तो ये IR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VL हमारा हो जाएगा IXL, VC हमारा हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर। सब में से I कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस तरह से हमारा V बराबर हो गया, I हो गया हमारा कॉमन, अंडर रूट हो गया R स्क्वायर प्लस ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I को पक्षांतरित करते हैं तो हो जाएगा V अपॉन I, तो V अपॉन I बराबर हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस, अब XL को हम लिख देते हैं ओमेगा L, तो ये हो जाएगा ओमेगा L। XL बराबर हमारा तो ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर V हो गया। अब देखिए V अपॉन I, चूँकि एक से अधिक प्रतिरोध होने पर, एक से अधिक प्रतिरोध होने पर परिपथ क्योंकि एक से अधिक प्रतिरोध होने पर V अपॉन I परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगी, परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। एक से अधिक प्रतिरोध होने पर V अपॉन I परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। अतः प्रतिबाधा Z बराबर, अब इसको हम Z से लिखते हैं, प्रतिबाधा Z, तो प्रतिबाधा Z बराबर ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर
इस तरह से हमारा LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो Z बराबर R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर। अगर ओमेगा के मान को हम रख देते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2πf के बराबर, तो हमारे प्रतिबाधा हो जाएगी Z बराबर √R² प्लस 2πfL माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। ये भी हमारी परिपथ की प्रतिबाधा हो जाती है। तो ये हमारा परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक हो जाता है। अब हम मान के चलते हैं कि V और I के बीच एक कलांतर फाई हो। कलांतर की गणना कर लेते हैं। तो अगर ये कलांतर फाई हो तो कलांतर की गणना यदि V तथा I के बीच कलांतर फाई हो, यदि V तथा I के बीच कलांतर फाई हो तो चित्र चलिए इसको B मान लेते हैं। चित्र B से मान लीजिए हमारा चित्र B है और ये मान लेते हैं हमारा चित्र A है। तो चित्र B से तो ये हमारा हो जाएगा tan फाई बराबर लंब बटे आधार। अब ये लंब हमारा ये होगा, ये VL माइनस BC के बराबर होगा। तो VL माइनस BC अपान आधार है VR के बराबर होगा। तो VL माइनस BC अपान VR के बराबर होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं IXL माइनस IXC बटे IR के। I से कॉमन लेकर के कट जाएगा। इस कार हमारा tan फाई बराबर हो जाएगा XL माइनस XC बटे R के। तो हमारा ये हो जाएगा। अब इस मान को अगर रख दें तो ये हमारा ये भी हो सकता है tan फाई बराबर XL को हम लिख सकते हैं ω/L। तो tan फाई बराबर हो जाएगा ω/L माइनस 1/ω/c बटे R। ये भी हमारी हो जाएगी। अगर ओमेगा को 2πfc के रूप में लिख दें तो हम फाई के रूप में भी लिख सकते हैं तीनों को। तो फाई बराबर ये भी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इसका मान हम रख देते हैं 2πfL माइनस 1/2πfc बटे R के। तो इस तरह से ये हमारे कलांतर के प्रूफ हो जाते हैं। चाहे हम प्रेरकत्व के रूप में लिख दें, चाहे कोणीय वेग ओमेगा के रूप में लिख दें, चाहे हम आवृत्ति के रूप में लिख दें, तीन प्रकार से हम कलांतर को लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हम प्रतिबाधा को भी आवृत्ति के रूप में दिखा सकते हैं, कोणीय वेग ओमेगा के रूप में दिखा सकते हैं, या प्रेरकत्व के रूप में, प्रतिरोध के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता रहता है, जो आपके लिए कल आने वाले पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका आ सकता है। बिल्कुल 99% उम्मीद पाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने साथियों को शेयर भी करते रहें। तो आई होप समझ गए होंगे, डेरिवेशन आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।